ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आइटम नंबर 4, श्री अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 में आगे संशोधन हेतु यह विधेयक विचार हेतु प्रस्तुत करता हूं। माननीय मंत्री जी कुछ बता दें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत अत्यंत विशाल देश है और हमारे देश में अनेक नदियां और नदियों के बेसिन्स हैं। देश में कुल मिलाकर के जो 24 नदियों के बेसिन आइडेंटिफाइड हैं, उनको यदि क्षेत्रफल के अनुरूप देखा जाए तो लगभग 99% बेसिन एरिया जो है वो इंटर स्टेट बेसिन एरिया है। जबकि यदि 24 के नंबर्स के अनुरूप यदि मैं गणना करूं तो भी लगभग 90% बेसिन जो है वो इंटर स्टेट बेसिन है। भारत देश में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद की पुरातन इतिहास रहा है। ब्रिटिशकालीन समय में भी राज्यों के बीच में, विभिन्न स्टेट्स के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद थे। लेकिन यदि मैं दूसरी ओर इसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, क्योंकि जब कभी भी हम सदन में, जब कभी भी हम समाज में बैठ करके बात करते हैं तो हम केवल विवादों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं सदन को आपके माध्यम से और देश को आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूं कि देश में 160 से ज्यादा ऐसे इंटर स्टेट डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट्स हैं जो पवित्र भाव से विभिन्न प्रदेशों ने आपस में लागू किए हैं और आज देश में उन नदियों के बीच के जल के बंटवारे के बीच के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो राज्यों के बीच में महत्वपूर्ण विषय पे बोल रहे हैं, आप प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि विवादों की एक पुरानी परंपरा हमारे देश में रही। इसी परंपरा को देखते हुए, इसी के परंपरा को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने संविधान में के अनुच्छेद 262(1) में इस बात को निर्धारित करते हुए ऐसे विवादों के निपटान हेतु प्रबंध किया था और आर्टिकल 262(1) में यह प्रावधान किया था, मैं कोट कर रहा हूं, संसद जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के संबंध में किसी अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के संबंध में वाद अथवा शिकायत के न्याय निर्णय हेतु कानून बना सकती है, अनकोट। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी उपबंध के आधार पर संसद के प्रदत्त इन शक्तियों के आधार पर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया गया था। एक्ट बनने के बाद में समय समय पर इस एक्ट में विभिन्न संशोधन किए गए। 1980 में जब नर्मदा रिवर डिस्प्यूट का अवार्ड पारित हुआ, तब उस अवार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए स्कीम बनाने की आवश्यकता हुई, जिसका उस समय के तत्कालीन कानून में, तत्कालीन एक्ट में प्रावधान नहीं था। तो उस स्कीम को बनाने के लिए पहला संशोधन 1980 में किया गया। दूसरा संशोधन 1986 में हुआ, जब राजीव लोंगोवाल समझौता, माननीय सोनिया जी यहां बैठी हैं, पंजाब अकॉर्ड जब देश में हुआ, उस पंजाब अकॉर्ड में रावी व्यास नदी के जल के बंटवारे के विवाद को शीघ्र समाप्त करने के उद्देश्य से ट्रिब्यूनल बनाए जाने की प्रक्रिया को छोटा करने के लिए 1986 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। और जब दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रक्रिया को छोटा करने के लिए कानून में संशोधन किया गया था,
वो रावी व्यास का जो है विवाद आज 33 साल बाद बीत जाने के बाद में भी वो ट्रिब्यूनल तय नहीं कर पाया। माननीय सभापति महोदय, 2002 में इन ट्रिब्यूनल्स में लगने वाले बहुत लंबे समय को देखते हुए सरकारिया कमीशन में राज्यों और केंद्र सरकार के विषयों को के संबंध में की गई सिफारिशों के अनुक्रम में एक बार फिर इस एक्ट में संशोधन किया गया और इसमें समय सीमा का उपबंध लागू किया गया। प्रत्येक विवाद के लिए इस एक्ट के आधार पर प्रत्येक विवाद के लिए अलग अलग न्याय निर्णय के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था है। सरकारिया रिमोट कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो 2002 में संशोधन किया गया था, उस संशोधन के अनुसार अभिकरण को 5 वर्ष की अवधि में जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना ऐसा मैंडेटरी किया गया है। लेकिन उसमें फर्दर रिपोर्ट के नाम पर जो सेक्शन 5(3) डाला गया है, उसमें एक साल करते हुए इसको अनिश्चित काल तक आगे बढ़ाने की व्यवस्था उसमें दी गई, जिससे जो 2003 में जिस उद्देश्य के साथ में ये संशोधन किया गया था, वो उद्देश्य अपने आप में डिफीट हो गया, अपने आप में समाप्त हो गया है। और जैसा मैंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, वो ट्रिब्यूनल्स जो हैं पिछले इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। अब तक देश में कुल मिलाकर के इस संदर्भ में जो इस कानून के तहत 9 ऐसे अभिकरण ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, उनमें से केवल 4 ट्रिब्यूनल्स ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गोदावरी ट्रिब्यूनल को मैं सदन के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सदन इस बात में सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि पहले ट्रिब्यूनल जो है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड पारित करने में 11 वर्ष का समय लगा। कृष्णा का जो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने 7 वर्ष का समय लिया। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने 10 वर्ष का समय लिया। कावेरी का जो जल विवाद अभिकरण था, उसको 28 वर्ष अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में लगे। ठीक इसी तरह से जो 5 बचे हुए अभिकरण अभी काम कर रहे हैं, उन अभिकरणों में कृष्णा द्वितीय, महादयी, वंशधारा, महानदी और रावी व्यास ट्रिब्यूनल है। और जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया कि रावी व्यास ट्रिब्यूनल जिसको जल्दी बनाने के लिए एक्ट में संशोधन किया गया था, वो आज 33 साल होने के बाद में भी उसका अवार्ड पारित नहीं हो पाया। इस अधिनियम के कामकाज में अनेक कमियों को देखते हुए और समय के अनुरूप इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए 2013 में जो इस बिल में संशोधन करके नया बिल लाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई। 2013 में जब सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज ने एक मीटिंग बुला करके राज्यों के साथ में कंसल्टेशन किया और उस कंसल्टेशन के आधार पर जो बिल ड्राफ्ट हुआ, वो बिल 2016 में नीति आयोग को भेजा गया। 2017 में वो बिल पार्लियामेंट के पटल पर रखा गया, लेकिन पार्लियामेंट ने उसी समय निर्णय किया और माननीय अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप उसी दिन जिस दिन बिल प्रस्तुत हुआ, उसी दिन स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी ने 9th रिपोर्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज ऑन द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2017 11/8/17 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में दिए गए सारे सुझावों को एक साथ समग्र रूप में जोड़ते हुए ये वर्तमान बिल मैं आप सबके विचारण के लिए मैंने आपकी अनुमति से आज यहाँ प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में एक ट्रिब्यूनल के लिए, जैसा मैंने कहा, एक विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन हर एक ट्रिब्यूनल को बनाने में अपना अपना अलग समय लगता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में भी बहुत सारा समय व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने कहा कि जो ट्रिब्यूनल्स इतने समय से काम कर रहे हैं, हालांकि 2002 के उपबंध के आधार पर, 2002 के संशोधन के आधार पर 5 साल में ट्रिब्यूनल को अपना अवार्ड पारित करना चाहिए, लेकिन जो जिस तरह की व्यवस्था 5(3) में दी गई है, उसके आधार पर प्रैक्टिकली किसी तरह की भी समय सीमा जो है ट्रिब्यूनल को अपने रिपोर्ट्स देने के लिए नहीं है। इसके बाद ट्रिब्यूनल्स का कार्यकाल भी जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसी के साथ साथ में सरकार ट्रिब्यूनल का अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे
उसके बाद में सरकार उस रिपोर्ट को पब्लिश करे, इसके लिए भी कोई किसी तरह की समय सीमा जो है वो प्रस्तावित नहीं है। और समय सीमा प्रस्तावित नहीं होने के कारण से ऐसा भी संज्ञान में आया है कि अनेक वर्षों तक जो है सरकारों ने उस रिपोर्ट को पब्लिश होने से भी रोक के रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इस ट्रिब्यूनल्स में जो सदस्य चेयरमैन ऐसे नियुक्त किए जाते हैं, उनके लिए एज का भी किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं इस सदन में इस बारे में कुछ कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि क्यों ये ट्रिब्यूनल्स जो है इतने लंबे समय तक क्यों कर भी जो है काम करते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब विषयों को देखते हुए तो है वर्तमान में जो बिल आपके समक्ष लाया गया है, इस बिल में हमने प्रावधान किया है कि अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के स्थान पर जो साल में मैंने जब जांच की विषयों को देखा तो ट्रिब्यूनल साल में 4 बार, 5 बार, 8 बार से 9 बार ऐसी सिटिंग्स करते हैं। एक आध ट्रिब्यूनल को छोड़ करके कोई भी ट्रिब्यूनल रेगुलर सिटिंग भी नहीं कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमने ये तय किया कि एक स्थायी ट्रिब्यूनल का निर्माण किया जाए और एक स्थायी ट्रिब्यूनल की स्थापना करके उसके अधीन अलग अलग विवादों के निपटान के लिए एक जो है लेटरल आगे नीचे जो है वो ट्रिब्यूनल्स जो है मल्टीपल बेंचेज उसके लिए बनाई जाएं। ऐसे ट्रिब्यूनल्स जो आज काम कर रहे हैं, इस कानून के पारित होने के बाद में ऐसे सारे ट्रिब्यूनल्स जो हैं उस एक स्थायी ट्रिब्यूनल में मर्ज हो जाएंगे और वो सारे ट्रिब्यूनल समाप्त होकर के एक ट्रिब्यूनल जो है उसकी व्यवस्था इस देश में रहेगी जो स्थायी रूप से इस दिशा में काम करेगा। हमने इसके उपबंध करते हुए ऐसा प्रस्तावित किया है कि इन ट्रिब्यूनल्स में जो विवाद लाए जाएंगे, नया विवाद आने की स्थिति में हमने एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी की प्रस्तावना इसमें की है, क्योंकि जैसा मैंने अपने प्रारंभ करते हुए भी कहा कि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां साथ में बैठ करके राज्यों ने अपने विवादों को निपटाया है। एक मौका निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए और ऐसा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए कि जहां राज्य साथ में बैठ करके ट्रिब्यूनल में जाने से पहले एक्सपर्ट्स के साथ में बैठ करके अपने विवाद का यदि संभव हो तो निपटारा करें। और ऐसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के लिए भी हमने समय सीमा का निर्धारण किया है कि 1 साल में जो बाद में 6 महीने तक के लिए अधिकतम और बढ़ाई जा सकती है। ऐसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का निर्धारण किया जाएगा जो एक्सपर्ट के साथ में बैठ करके राज्य अपने विवादों का समाधान कर सकते हैं। यदि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के यहाँ किसी विवाद का निर्धारण न हो पाए तो सरकार को 3 महीने की समय सीमा के अंदर उसे ट्रिब्यूनल को रेफर करना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल की जो बेंच है उसके लिए भी समय सीमा का स्ट्रिक्ट निर्धारण हमने किया है कि 2 साल के समय में जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसमें ट्रिब्यूनल को अपना जो है अवार्ड उसके लिए पारित करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के अनुरूप जो सरकार के पास में उसको पब्लिश करने का अधिकार, उसको लंबा करने का अधिकार था, उसको भी समाप्त करते हुए जो ट्रिब्यूनल अपना अवार्ड पारित करेगा वो ऑटोमेटिकली पब्लिश ऐसा माना जाए, ऐसा व्यवस्था का करने का प्रावधान किया है। जो इसका कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल था उसमें परिवर्तन करते हुए अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं उसमें सारे तीनों के तीनों मेंबर्स जुडिशरी के मेंबर्स होते हैं, जिन्हें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर जिनको नियुक्त किया जाता है वो सिटिंग जजेज हों, ऐसा आवश्यक है। लेकिन इसके कारण से बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में नियुक्तियां न होने के कारण से या किसी कारण से एक भी रिक्तता वैकेंसी हो जाने के कारण से जो है कई दिनों तक ट्रिब्यूनल्स के काम अटके हुए रहते हैं। ऐसा विषय और जो है संज्ञान में आने से हमने इसमें उपबंध किया है कि एक स्थायी ट्रिब्यूनल जो काम करेगा उस स्थायी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 3 जुडिशरी के मेंबर और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट मेंबर्स जो एक्सपर्ट मेंबर ऐसे भी होंगे। और ये जो 8 लोगों का स्थायी ट्रिब्यूनल है, ये ट्रिब्यूनल में जो इसके सब ट्रिब्यूनल सब बेंचेस बनेंगे, उन सब बेंचेस में कोई भी केस रेफर किया जा सकेगा। उस सब बेंच में अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है सदस्य, जिसमें जुडिशरी मेंबर भी होंगे और उसके साथ साथ में सब्जेक्ट एक्सपर्ट मेंबर भी होंगे, उनका उपबंध हमने किया है। और एक मेंबर की रिक्तता होने के बाद में वैकेंसी होने की स्थिति में
तुरंत जो है अध्यक्ष अपने विवेक के आधार पर उन उपलब्ध सदस्यों में से किसी को भी उसके सदस्य जो है नामित करके उसके काम में बाधा न पड़े ऐसी व्यवस्था कर सकता है। मैं मानता हूं कि ये जो परिवर्तन हमने इसमें किए हैं, ये निश्चित रूप से इस जो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के जो विवाद इतने वर्षों से देश में लंबित हैं, इनको समय सीमा पर में निपटाने के लिए एक बहुत अच्छी और प्रभावशाली व्यवस्था करेंगे। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सब लोग इस सारे माननीय सदस्य जो हैं वो इन सब विषयों पर विचार करते हुए इस जो प्रस्तावित विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए की अनुमति प्रदान करेंगे। थैंक यू। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।